गुड इवनिंग माय डियर्स। आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ की। किरचॉफ्स लॉ, ठीक है। सन 1842 ईस्वी में, ठीक है, सन 1842 ईस्वी में किरचॉफ्स ने जटिल परिपथों को सॉल्व करने के लिए दो नियम प्रतिपादित किए, ठीक है। जटिल परिपथ मतलब एक ऐसा कठिन परिपथ, एक ऐसा जटिल परिपथ जिसको देखने पर यह पता नहीं चलता था कि वह श्रेणी क्रम में जुड़े हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, ठीक है। जटिल परिपथ मतलब एक ऐसा परिपथ जिसे देखने पर यह पता नहीं चलता था कि वे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं कि समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं। क्लियर? तो ये जो किरचॉफ्स थे उन्होंने सन 1842 ईस्वी में जटिल परिपथों को हल करने के लिए, ठीक है, दो नियम प्रतिपादित किए, ठीक है। इनका जो पहला नियम था वह था संधि का नियम, और इनका जो दूसरा नियम था वह था लूप या पास का नियम, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके इनके दोनों नियमों के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इनका जो पहला नियम वह था जंक्शन रूल। जंक्शन का मतलब होता है संधि, ठीक है। जंक्शन क्या मतलब होता है? जंक्शन का मतलब होता है संधि, और रूल का मतलब होता है नियम, ठीक है। तो जंक्शन रूल को समझने से पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, ठीक है। यह कोई एक हमने पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये एक तार हमने ले लिया और इस एक तार को हमने ले लिया, यानी कि दो तार ले लिया, ठीक है। और ये दोनों तार इस पॉइंट पर आकर एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, यानी कि एक दूसरे से मिल रहे हैं, ठीक है। और इस तार में जो बहने वाली धारा है, ठीक है, इस वाले तार में जो बहने वाली धारा है, हमने मान लिया I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर। कितना मान लिया? I1 इज इक्वल टू 10 एम्पियर, और इस I2 को हमने मान लिया 5 एम्पियर। क्लियर? अब यहां से एक और तार यहां से ऐसे जा रहा है और एक तार ऐसे जा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई? इस तार को हमने मान लिया कि I3 इज इक्वल टू 8 एम्पियर। क्लियर? और हमने यहां मान लिया I4 की वैल्यू कुछ नहीं है, यानी कि हमको I4 की वैल्यू पता करनी है। क्लियर? I4 की वैल्यू हमें यहां पर पता करनी है, ठीक है। अब ये कैसे होगा? देखिए, ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। क्लियर? I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। बात समझ में आई? I1 क्या है? I1 है 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 8 प्लस I4, क्योंकि I4 की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 7 एम्पियर, ठीक है। यानी कि जो I4 की वैल्यू हमें मिली, जो I4 की वैल्यू मिली वह कितनी मिली? वह मिली 7 एम्पियर। इसको देख के इस जो मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया है, ये क्वेश्चन, इसको देख के आपको समझ में आया? शायद नहीं आया होगा, ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इस क्वेश्चन के अनुसार, जो क्वेश्चन मैंने आपको अभी बताया ये वाला, इस क्वेश्चन के अनुसार मेरा कहने का मतलब यह है कि संधि पर आने वाली धारा, ठीक है, संधि पर, ये क्या है?
ये है संधि, ठीक है, ये क्या है संधि, जिसे इंग्लिश में जंक्शन बोलते हैं, ठीक है। संधि का मतलब क्या होता है, जहां दो या दो से अधिक तार आपस में आके एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, यानी कि एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। संधि पर आने वाली धारा, बात समझिएगा, संधि पर आने वाली धारा का योग, क्लियर, संधि पर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। यानी कि I1 क्या था 10 था और I2 5 था, तो ये कितना हो जाएगा 15 एम्पियर। संधि पर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। और ये कितना है 8 और ये कितना मिला हमको 7, देखिए यही मिला ना, संधि पर आने वाली धारा का योग संधि से दूर जाने वाली धारा के योग के बराबर होता है। अरे यही तो है किरचॉफ का पहला लॉ, ठीक है, यही किरचॉफ का पहला रूल है, जिसे हम कहते हैं संधि का नियम, इंग्लिश में कहते हैं जंक्शन रूल, ठीक है। अगर हम इसको दूसरे केस से देखें तो इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, इसको हम कुछ इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, ठीक है। किसी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात समेशन I इज इक्वल टू 0, समेशन I इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम, ये तो डिफिनेशन था, इसको अब हम यानी कि हम लोग एक फिगर के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए यह कोई पॉइंट है, पॉइंट यानी कि यह कोई एक बिंदु है, ठीक है, यह कोई एक बिंदु है, यहां से क्लियर, इसको हमने मान लिया I1, इसको हमने मान लिया I2, इसको हमने मान लिया I3, इसको हमने मान लिया I4, इसको हमने मान लिया I5, इसको हमने मान लिया I6। बात समझ में आई? अगर हम इस फिगर समझें तो हम लिख सकते हैं कि संधि पर आने वाली धारा इज इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा, ठीक, संधि पर आने वाली धारा इज इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, संधि पर आने वाली धारा कौन कौन सी है, I1, I2 और I3, I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू संधि से दूर जाने वाली धारा कौन सी है, I4 प्लस I5 प्लस I6। अब ये सोचने वाली बात है यहां पर, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा, ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर जी आपने ये जो धारा है I1, I2, I3, I4, I5, I6, इनके मध्य या इनके मिडिल में, इनके बीच में आपने प्लस का साइन क्यों लगाया है, ठीक है। मैंने इनके बीच प्लस का साइन इसलिए लगाया है क्योंकि जो धारा, ठीक है, जो धारा संधि पर मिलती हैं, बात समझिएगा, यानी कि जो धारा संधि पर आती हैं, ये धारा संधि पर आ रही हैं, ठीक है, ये धाराएं जो हैं एक वायर के माध्यम से संधि पर जा रही हैं, ये संधि है, क्या है, संधि, जंक्शन।
जंक्शन है, ठीक है, जहां पर दो या दो से अधिक तार आकर आपस में कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो जो धाराएं संधि पर आती हैं, बात समझिएगा, जो धाराएं संधि पर आती हैं उन्हें प्लस साइन के साथ लेते हैं। किसके साथ लेते हैं? पॉजिटिव साइन, यानी कि प्लस साइन के साथ लेते हैं, ठीक। और जो धारा संधि से दूर जाती हैं उन्हें माइनस साइन के साथ लेते हैं। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे सर तो यहाँ भी प्लस लगाए हैं। अगर आप ये आपके दिमाग में क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर जी अभी आपने कहा कि जो धाराएं संधि पर आकर मिलती हैं उन्हें आप तो प्लस के साथ ले रहे हैं, लेकिन जो धाराएं संधि से जाती हैं, ठीक है, यानी कि जो धाराएं संधि पर आती हैं उन्हें आप प्लस के साथ ले रहे हैं, और जो धाराएं संधि से दूर जाती हैं उन्हें भी आप प्लस के साथ ले रहे हैं, ठीक है। तो देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 माइनस I6 इक्वल टू 0। लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? तो देखिए संधि पर आने वाली धारा जो है, ठीक है, संधि पर आने वाली जो धारा है वह उसका जो साइन है हमने प्लस के साथ ले लिया, और संधि से दूर जाने वाली जो धारा है उसका साइन हमने माइनस के साथ ले लिया, ठीक है। ये तो हो गया। इसको क्या लिखा जा सकता है? इसको अब देखिए इसके क्या लिख सकते हैं? इसके हम लिख सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस कॉमन ले लिया I4 प्लस I5 प्लस I6 इक्वल टू 0, ठीक है। ये हो गया आपका, बात समझ में आई? अब देखिए इसको कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको अगर इसको देखा जाए तो इसको हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं समेसन I, क्या लिख सकते हैं? समेसन I लिख सकते हैं, क्योंकि ये समेसन मतलब क्या है? अलजेब्रिक समेसन का मतलब क्या है? जोड़ देंगे इनको तो समेसन I ये हो जाएगा इनपुट इज इक्वल टू समेसन I आउटपुट, ठीक है, ये हो जाएगा। और ये जो केस है, ये वाला केस, ठीक है, ये वाला जो केस है ये मिलेगा समेसन I इनपुट माइनस समेसन I आउटपुट इज इक्वल टू 0। बात समझ में आई? बात समझ में आई कि नहीं आई? समेसन I इनपुट माइनस समेसन आउटपुट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अगर इस डिफिनीशन के अनुसार इसको समझें तो यही कह रहा है किसी वैद्युत परिपथ में किसी बिंदु पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, बीजगणितीय योग शून्य होता है, समेसन I इज इक्वल टू 0। क्लियर यहां तक? एक बात और जान लीजिए इसमें कि यह जो किरचॉफ का पहला नियम है यह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है। किरचॉफ का जो पहला नियम है वह आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात ये जान लीजिए कि इसे जंक्शन रूल तो कहते ही हैं, इसे बिंदु का नियम भी कहते हैं, और साथ साथ इसे किरचॉफ के धारा का नियम भी कहा जाता है। बात समझ में आई? ये तो था किरचॉफ का पहला नियम, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया होगा। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे किरचॉफ का सेकंड नियम, ठीक है। हाँ, तो अब हम पढ़ेंगे किरचॉफ का दूसरा नियम। मेश रूल, ठीक है, लूप आर मेश रूल, क्लियर। इसको लिखेंगे हम किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में
बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों उसके किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा ठीक है, किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उसमें यानी कि पाश में, ठीक है, उसमें लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, मैंने तो किरचॉफ ने अपने सेकेंड रूल में ये कहा कि किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग तथा उसमें किसमें पाश में जो खंड है, ठीक है, उसमें लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। यानी कि समेशन वैद्युत परिपथ खंड वाले धारा I एवं संगत प्रतिरोध R इज इक्वल टू वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है। बात समझ में आई? इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है, समेशन V इज इक्वल टू समेशन E। अब आप सोच रहे होंगे समेशन V इज इक्वल टू समेशन E कैसे हो गया सर जी? अब आपके दिमाग में क्वेश्चन बन गया होगा। तो हमने पढ़ा था ओम का नियम, जो V अपान I इज इक्वल टू कैपिटल R हमें प्राप्त होता था। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V इज इक्वल टू I इंटू R। ये I इंटू R, तो हम V इज इक्वल टू I इंटू R। बात समझ में आई? क्लियर हुआ? अब देखिए, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। बात समझ में आई? कि इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एक फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। ये डिफिनीशन तो आप लोग समझ गए होंगे, तो इस डिफिनीशन को मैं मिटा रहा हूं। ठीक, क्या मिला हमें मिला समेशन I R इज इक्वल टू समेशन E और समेशन V इज इक्वल टू समेशन E। यही मिला? क्लियर? अब देखिए, मान लीजिए इसके फिगर को देखिए। जैसे मान लीजिए मैं यहां समझाता हूं, ये कोई एक बंद परिपथ है। ठीक है, क्या है? मान लेते हैं कि यह कोई एक बंद परिपथ है। ठीक है, यह कोई एक बंद परिपथ है। क्लियर? और इसको हम नाम दे देते हैं, अभी नाम देते हैं। तो जाइए, यह कोई एक बंद परिपथ है। क्या है? एक बंद परिपथ है। तो मैंने डिफिनीशन लिखाया था कि किसी बंद परिपथ के विभिन्न खंडों, मैंने विभिन्न खंडों की बात की थी, खंड की बात की थी। तो मान लीजिए इसमें हम दो खंड कर दें। ठीक है, इसमें हम दो खंड कर दें। ठीक है, एक खंड ये हो गया, एक खंड ये हो गया। इसको हम नाम दे दें A B C D E और F। बात समझ में आई? इसको हमने नाम दे दिया A B C D E F। क्लियर? अब कह रहा है कि किसी वैद्युत परिपथ के या किसी परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा
एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग एवं उसमें लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होता है, यानी कि समेशन आई आर इक्वल टू समेशन ई और समेशन वी इक्वल टू समेशन ई। ठीक है, तो अगर हम मान लें ठीक है, ये तो था फिगर आपका। अगर मैंने कहा कि किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें लगने वाले वैद्युत वाहक बलों के योग के बराबर होती है। अगर मैं इस फिगर को तोड़ दूं, अलग अलग करके समझाऊं तो आप कुछ अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए, इस फिगर को मैं अलग अलग करके समझा रहा हूं। ठीक, यही फिगर है आपका, देखिए, और यही एक खंड ये है, एक खंड ये है। ठीक है, यानी कि विभिन्न खंड है। देखिए, इस फिगर को मैं अलग समझा रहा हूं। ठीक है, एक खंड ये है, एक खंड ये है। इसका पहला खंड हम ले लेते हैं, प्लस माइनस, ये ई हो गया, ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये ई हो गया, प्लस माइनस। ठीक है, और इसमें से धारा बह रही है ऐसे, ये E1 हो गया, ये E2 हो गया। क्लियर, और ये धारा ऐसे बह रही है। ठीक, और ये हो गया R2, ये हो गया E2 प्लस माइनस, ये हो गया R3। ठीक है, और यहां देखिए ऐसे आ रही है, फिर ये चीज ऐसे निकल जा रही है। ठीक है, अब इस फिगर को जब मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक है, तो इससे आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। देखिए इसमें क्या होगा। ठीक, यहां मैं लिखूंगा, अगर मैं बंद पास 1 की बात करूं, यानी कि बंद पास, बंद का मतलब बंद, पास का मतलब एक ऐसा कमरा, ऐसे कह सकते हैं कि ऐसा कमरा जो पूर्ण रूप से क्या हो, पूर्ण रूप से बंद हो। क्लियर, तो अगर बंद पास 1 की बात करें, बंद पास 1 के लिए, ठीक है, बंद पास 1 के लिए, पास को बोलते हैं मेश। ठीक है, बंद पास 1 के लिए। ठीक है, बात समझ में आई। तो अगर इस फिगर की सहायता से समझूं, फिर मैं इस फिगर की सहायता समझूंगा, क्योंकि ये पहला खंड है और ये दूसरा खंड है। बात समझ में आई। तो अगर बंद पास 1 समझूं, तो जो धारा प्रवाहित हो रही है वो कैसे हो रही है, ऐसे आ रही है और ऐसे आ रही है, फिर ऐसे निकल जा रही है, और यहां से भी ये धारा बह के ऐसे जा रही है। ठीक है,
तो मैंने बताया कि किसी वैद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा क्या है? धारा है आपका I1 एवं उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का बीजगणितीय योग, यानी कि उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफल का योग। ठीक है, तो ये हो जाएगा I1 R1। ठीक है, I1 R1। यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक किसी को दिक्कत है? मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत हुई होगी। क्लियर? यहां तक आ गया समझ में? अब देखिए फिर I1 R1 यहां लिख देता हूं, I1 I2 ये हो गया और ये हो गया I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। क्लियर? अब देखिए बंद पास वन के लिए I1 R1। ठीक, इसमें एक कंडीशन जान लीजिए आप कि जब धारा यानी कि जब धारा यानी कि करंट, ठीक है, जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन का मतलब कि जब करंट जो होता है, करंट अगर मान लीजिए करंट इस दिशा में जा रहा है चाहे इस दिशा में आ रहा है, तो जब करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा तो करंट को प्लस साइन के साथ लिया जाता है। क्लियर? करंट को प्लस साइन के साथ लिया जाता है। लेकिन अगर जब करंट एक दिशा में एक ऐसे जा रहा है, एक ऐसे जा रहा है, चाहे एक ऐसे जा रहा है और एक ऐसे जा रहा है, तो इस स्थिति में करंट को माइनस साइन के साथ लिया जाता है। क्लियर? तो यहां पे अगर देखा जाए तो ये नीचे से उतर करके ऐसे जाकर के ऐसे हो जाएगा, और यहां से देखिए कि जब करंट इसको समझे आप लोग, अगर यहां से देखिए तो ये करंट ऐसे आएगा और नीचे से उतरते हुए इससे मिल जाएगा, यानी कुछ इस तरह से ये करंट मिलेगा। तो इस स्थिति में हम कौन सा साइन लेंगे? हम लेंगे निगेटिव साइन। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब I2 R2 और ये हो जाएगा E1 माइनस E2। यहां पे माइनस क्यों होगा? ठीक है, यहां पर माइनस क्या होगा, क्यों होगा, ये सोचने वाली बात है। यहां पर माइनस इसलिए होगा जब इसका प्लस टर्मिनल यानी सेल का जो पहला ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इस सेकंड वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ऐड होगा, जुड़ा रहेगा। यानी कि जब पहला जो सेल है इसका पहला वाला सेल है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल अगर दूसरे वाले सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होगा, ठीक है, तो उस स्थिति में जो सेल का नेट विद्युत वाहक बल होगा वह कितना होगा? E1 माइनस E2। ठीक है, ये आपका हो गया। और हम अगर बंद पास 2 की बात करें, बंद पास 2 के लिए अगर मैं बंद पास 2 की बात करूं, यानी कि बंद मेश 2 की बात करूं, ठीक है, क्लोज्ड मेश फॉर क्लोज्ड मेश 2, ठीक है, अगर बंद पास 2 की बात करूं, ठीक है, तो यहां पे देखिए I2 R2 कितना है? I2 R2 माइनस होगा या प्लस होगा, सोचने वाली बात है यहां पर। तो ये देखिए ये धारा ऐसे आ रही है और यहाँ पे कुछ, अगर मैं इसको ऐसे समझाऊं, ये धारा ऐसे आ रही है तो ये पॉइंट है, यहाँ मिल जाएगी, और ये धारा ऐसे जा रही है तो ये भी धारा, तो ये धारा जब ऐसे चलेगी तो ऐसे मुड़ जाएगी, यानी कि इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? इन दोनों का डायरेक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? देखिए ये धारा ऐसे आ रही है, तो ये धारा जब ऐसे ऐसे आएगी और ऐसे यहाँ पर इस पॉइंट पर ऐसे मिलेगी, और ये धारा ऐसे आ करके तो ऐसे ही मुड़ेगी ना, तो इस प्रकार इन दोनों का जो डायरेक्शन होगा कुछ इस तरह से होगा। तो इस स्थिति में, और यहाँ पे कौन सा साइन होगा? इस स्थिति में यहाँ पर जो साइन होगा प्लस। बात समझ में आई? यहाँ पर जो साइन होगा वह होगा प्लस। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये धारा ऐसे आएगी I2 R2, इस बंद पास 2 के लिए I2, और ये धारा ऐसे नीचे उतरेगी तो ऐसे ही आएगी। ठीक है, I2 R2 हो गया, I2 R2 क्लियर, प्लस। अब देखिए ये I1 है,
I2 है, ये दोनों नीचे उतर करके ऐसे ही तो मुड़ेगी। ये दोनों, ये I1 है, ये I2, ये दोनों जब यहाँ पे आएगी, इस पॉइंट पे आएगी, तो इस पॉइंट से उतर करके ऐसे ही चली जाएगी। तो यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, I3 R3, कितना हो जाएगा, I3 R3, ठीक है। और इसका जो और I3 R3 जो है, I3 R3 जो है वह आपस में क्या हो जाएंगे, आपस में जुड़ जाएंगे, ठीक है, आपस में जुड़ जाएंगे। माफ करिएगा, I3 I2 होगा, सॉरी ये होगा I3, ठीक है, कितना हो जाएगा, I3, और ये हो जाएगा R2, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R3, I3 R3, क्लियर। और ये हो जाएगा इज इक्वल टू E2, ठीक है। ये I3 क्या है, I3 इज इक्वल टू क्या है, I3 इज इक्वल टू है I1 प्लस I2। I3 इज इक्वल टू क्या है, I3 इज इक्वल टू है I1 प्लस I2, ठीक है। ये तो था आपका किरचॉफ का दूसरा नियम, ठीक है, जिसे लूप और मेश का रूल कहा जाता है, ठीक है। इसे, यह जो नियम है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। किस नियम पर आधारित है, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। और पहला वाला आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है, ठीक है। इसे केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी कहा जाता है, यानी कि किरचॉफ के वोल्टता का नियम भी कहा जाता है, क्लियर। ये तो था आपका किरचॉफ का दूसरा रूल, ठीक है। अब हम इसके बाद जिस नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे वह है आपका व्हीट स्टोन ब्रिज। क्या है, व्हीट स्टोन ब्रिज। और व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से ही हम लोग पढ़ेंगे मीटर सेतु, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से ही हम लोग मीटर सेतु पढ़ेंगे। व्हीट स्टोन, ठीक है, व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता की जाती है, ठीक है। व्हीट स्टोन ब्रिज की सहायता से किसी अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू पता की जाती है, ठीक है। तब तक के लिए, आज के लिए, ठीक है, थैंक यू। हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में व्हीट स्टोन ब्रिज के साथ दोबारा मिलेंगे, ठीक है। गुड नाइट।